ठीक है। और जो भी जियोग्राफी में जो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपके पीटी और मेंस दोनों पर्पस से होंगे, लेकिन पीटी ज्यादा टारगेट करेंगे हम लोग डेटा आई मीन डेटा को ज्यादा टारगेट करेंगे। नोट्स बनाने की प्रक्रिया एक दो क्लास के बाद शुरू होगी, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग डेटा के बारे में ज्यादा जानेंगे और प्रोसीजर जो भी से रिलेटेड हो वो भी मैं बताते चलूंगा। चूंकि जियोग्राफी से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए ऐसा है कि जब भी इस जियोग्राफी स्टार्ट करता हूँ तो ये बता देता हूँ कि डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है कि जियोग्राफी इज द ग्लांस ऑफ द हेवन। आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि स्वर्ग की झलक जब धरती पे आपको दिखाई दे तो उसको जियोग्राफी कहते हैं। और सामान्य भाषाएं में बहुत से लोग अजीब अजीब भाषाएं भी इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया गोल है, यही भूगोल है, इस तरह की बात। तो कृपया उसे ऐसे ना समझेंगे, वो सब बातें किताब से बाहर की बातें हैं, मजाक की बात है। आप जिस जियोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि पीसीएस से रिलेटेड है, उसमें ध्यान देना है कि कन्वीनियंट पर्पस से अपनी सुविधा के लिए हम लोग जियोग्राफी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से जानते हैं और दूसरा इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि ऐसे कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है जिसमें बताया गया हो कि वर्ल्ड जियोग्राफी अलग होता है, इंडियन जियोग्राफी अलग होता है। ये हम लोग जैसे टीचर लोग हैं जो अपनी सुविधा के लिए इसका डिवीजन किए हुए हैं, समझ रहे हैं। ऐसे जियोग्राफी को जब डिफाइन करते हैं और उसको कैटेगराइज करते हैं तो इकोनॉमिकल जियोग्राफी होती है, फिजिकल जियोग्राफी, इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि अधिकांशतः जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन जियोग्राफी से आते हैं। इस कारण से मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन जियोग्राफी, मतलब इंडिया से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं इंडिया। तो अगर आप जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिया की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो वो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आपको इस तरह से इंडिया दिखाई देगा। अगर जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बता दूं ये चतुष्कोणीय है, यानी क्वाड्रिलेटरल शेप में है, इसी तरह से इंडिया है। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी है, यानी जियोग्राफिकल शेप कैसी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुष्कोणीय है, चार कोण इसके बने हुए हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो अपना इंडिया है। तो सबसे पहले नाम से आते हैं। नाम के बारे में क्या, इंडिया जो है, इंडिया के अलग अलग नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आर्यावर्त। आर्यावर्त से क्यों कहा गया, तो आप अगर इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक रिवर इंडस रिवर फ्लो करती है, बहती है, और वो जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसी इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्र में सिंधु नदी, मेरा कहने का मतलब है इसी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते थे, जो लोग बाहर से आए थे, वो आर्यंस थे, और इन्हीं के स्थान को आर्यावर्त कहा जाने लगा। तो ये नाम एक क्लियर हो गया कि आर्यावर्त क्यों हुआ, तो आर्यंस चूंकि यहाँ पे आर्यंस रहते थे, ठीक है, इसलिए इसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया, ठीक है। अब दूसरी बात, इसे हिंदुस्तान शब्द जो आया है, हिंदुस्तान, वो कैसे आया उसे जानेंगे। बेसिकली ये जो हिंदुस्तान है ये पर्शियन लोगों की गलती के कारण से नाम है। जो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे और जो जगह प्रसिद्ध था उसे सिंधुस्तान कहा जाता था, सिंधुस्तान कहा जाता था। और सिंधुस्तान जब पर्शियन यहाँ पर आए, पर्शियन ये पुराना नाम है, इसे ईरान के नाम से जाना जाता है आजकल। जब पर्शियन आए तो उन्हें स को यानी एस को एच उच्चारण करते थे, इस कारण से वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये बात, समझ रहे हैं आप लोग कि सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गए। और बात आती है इंडिया की, अगर इंडिया कैसे नाम पड़ा है, तो ये नाम एक अलेक्जेंडर जो ग्रीक राइटर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में
हिंदी को इंडी लिखा था और उसी से इसका नाम इंडिया फेमस हो गया। तो 3-4 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात, इसे अगर पूछा जाता है कि हिंदुस्तान किसने कहा था, तो ये पर्शियन, ऑप्शन में अगर पर्शियन है तो डायरेक्ट पर्शियन, नहीं तो अरब के लोगों ने या मुस्लिम लोगों ने कहा। दूसरी बात कि इसे इंडिया किसने कहा था, तो ग्रीक के लोगों ने कहा था, जिनका जो कि अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो अलेक्जेंडर नाम के साथ जाएंगे। क्लियर है? अब आइए 2-3 नाम और आता है। एक आता है जम्मूद्वीप, ये जैन पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है, बौद्ध की पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है। तो 4 या 5 नाम मैंने आपको बता दिया, और जो सबसे प्रसिद्ध या मोस्ट फेमस नाम है वह भारत। और ये आप जानते हैं कि भारत जो है एक राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, ये कहानी आप लोग को प्रसिद्ध है और ये आप लोग जानते भी हैं। तो ये नाम आपको कंफर्म हो गया इंडिया के बारे में। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो पर्शियंस ने बताया था, जिन्होंने सब को औपचारिक किया तो हिंदुस्तान वहां पर हिंदुस्तान हो गया। जब अलेक्जेंडर ने इंडी लिख दिया हिंदी की जगह पर, तो इंडिया हो गया और भारत के नाम पर भारत पड़ा। और जम्मू द्वीप वगैरह जो नाम है वो सारे नाम आपको बौद्ध पुस्तक और जैन पुस्तक में मिलते हैं। तो ये सारी बातें नाम से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको बताया। जब भी एग्जाम में पूछा गया तो कंफर्म होकर इसे लिख लेंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है, आप लोगों को अगर जब बेसिक वर्ल्ड के बारे में, पर्टिकुलरली अर्थ के बारे में मैं बात करता हूं, ये मान लीजिए कि अर्थ है, तो इनिशियली जब अर्थ बना था तो उस समय 2 ही हिस्से थे, एक सिर्फ पानी पानी था चारों तरफ और एक तरफ लैंड था, जमीन था। तो जो जमीन का हिस्सा था आप लोग को पता होगा पैंजिया के नाम से जाना जाता, और जो पूरा पानी का हिस्सा था उसे हम लोगों ने उसका नाम पैंथलासा के नाम से जाना जाता। ये बेसिक है, आप याद रखेंगे, पैंथलासा और पैंजिया के नाम से जाना जाता। जमीन का टुकड़ा था वो पैंजिया के नाम से, और जो पूरा पानी है उसे पैंथलासा के नाम से जाना जाता। अब इसमें ध्यान देना है, हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वो 2 प्रक्रिया रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते रहती है, घूर्णन और परिक्रमण की क्रिया हमेशा चलती रहती है। अर्थ भी इससे अलग नहीं, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है और सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। तो आपको समझना है इस रोटेशन की वजह से इस पैंजिया में डिवीजन होने लगा, पैंजिया टुकड़ों में बंटने लगा, पैंजिया जो है वो टुकड़ों में बंटने लगा। और वहां से इस पैंजिया का 2 हिस्सा होता है, एक होता है अंगारा लैंड और दूसरा जो बना वो है गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब जब पैंजिया टूटा तो 2 हिस्सा बना, गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। अब जब गोंडवाना टूटता है तो इससे बहुत सारे नए देश निकले, जिनमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सभी बनने पड़े। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भारत किस प्राचीन एंशिएंट लैंड का सेगमेंट है, प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो आपका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ये प्रायः प्रश्न आते भी है कि भारत किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और अगर ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड मैप आपके पास अगर हो तो यहाँ पे देखिएगा जो है अफ्रीका है और यहाँ पर इंडिया है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये इंडिया है और ये अफ्रीका है, और नीचे इंडिया की जो साउथ यानी दक्षिण, जिसको पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, उसके मिट्टी के गुण साउथ अफ्रीका के मिट्टी के गुण से मिलते हैं, जो कि स्पष्ट करता है कि भारत कहीं ना कहीं इसी से टूटकर निकला है। ठीक है, अब ये भारत टूटकर यहाँ से निकला तो यहाँ कैसे आया ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे आया तो हम लोग को पता है कि
धरती जो है वेस्ट टू ईस्ट अब रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूरब, और नीचे लिक्विड जैसी चीज। अगर कोई भी चीज पश्चिम से पूरब ऐसे रोटेट होगी, और हम लोग को पता है कि अभी केंद्र बल और अपकेंद्र बल जब एक साथ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ काम करते हैं तो सभी चीज केंद्र की ओर जाती है, तो ये भी केंद्र की ओर जाने लगा। तो इसको दिशा भी मिल गया और कारण भी मिल गया इस तरफ जाने के। ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका से टूटकर भारत यहाँ पर आया, और इसी कारण साउथ अफ्रीका की मिट्टी के जो गुण है आज भारत में पाए जाते हैं। तो ये बात मैंने बताया आपको। पहली बात बताया कि भारत को किन नामों से जाना जाता है। दूसरी बात आपको मैंने बताया कि भारत कहां से आया, अभी की स्थिति जो भारत की है वो कैसे है और कहां से आया। अब इस स्थिति को जानने के लिए बहुत सारे भूगोलविदों ने, यानी जियोलॉजिस्ट जितने भी वैज्ञानिक हैं जो इससे संबंधित जानकारी देते हैं, उन्होंने कुछ काल्पनिक रेखाएं बना रखी है जिसके आधार पर किसी भी देश के किसी भी पर्टिकुलर स्थान के बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है, तो उसे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर। थोड़ी सी चर्चा भी कर देता हूं मैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। जब अक्षांश देशांतर का अध्ययन हम लोग प्रॉपर करेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल। अब इस बात को समझने के लिए मान लीजिए जो नए हम उन्हें पता ना हो कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, उनको मैं बता देता हूं कि अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी लैटिट्यूड के बारे में। देखिए ये अर्थ यानी धरती है, धरती को बराबर ये पैरेलल एक लाइन खींचा गया, एक बीचों बीच एक लाइन खींचा गया जिसे इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा का काम क्या है, धरती को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो ये ऊपर नॉर्दर्न स्फीयर हो जाता है, नीचे साउदर्न स्फीयर हो जाता है, ये दो बराबर भागों में बंट जाता है। और जब इसी 0 डिग्री के पैरेलल जितने भी लाइन खींचे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड, और जो कि पश्चिम से पूरब खींचा जाता है। दो तीन बात इसमें ध्यान दीजिए, ज्यादा बातें नहीं। अक्षांश रेखा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा इसकी लंबाई कम होती जाएगी और अंततः यह एक बिंदी के समान, एक पॉइंट के जैसा ये बन जाता है। दूसरी बात, अक्षांश रेखा हर एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री खींची जाती है। तो डिग्री कैसे आती है चर्चा करेंगे। इसमें जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है कि 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसके अलावा कोई अक्षांश रेखा धरती को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है, पहली बात। दूसरी बात, हर 1 डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखा खींची जाती है, और चूंकि 90 डिग्री का बन रहा है तो 90 लाइंस खींचे जाएंगे। वो अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया ये बात कि लैटिट्यूड कैसे खींचा जाता है, और इसके बारे में ये क्यों जानेंगे हम लोग, क्योंकि यही लैटिट्यूड जो है जब 23.5 डिग्री का आएगा, 23.5 डिग्री का, तो चूंकि भारत यहीं पर है जी, यहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है भारत, तो भारत के बीचों बीच से यही 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से ये जाती है। इसीलिए हम ऐसा देखेंगे कि 23.5 डिग्री के साथ 23.5 डिग्री के साथ एन लिखा होता है, यानी उत्तरी अक्षांश। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि जितनी भी अक्षांश रेखा जब भी भारत से संबंधित अक्षांश रेखा लिखी जाएगी उनके साथ हमेशा एन लिखा जाएगा, यानी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये भारत, संपूर्ण भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में है। अब बात करते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। यहाँ भी आपने ध्यान देना है कि जनरली जो शिक्षक लोग बताते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये भी अपनी सुविधा के लिए बताया जाता है। वास्तव में ऐसा नॉर्थ पोल साउथ पोल है नहीं, क्योंकि धरती अपने ही दूरी पर, अपने ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई,
यानी कि अगर यहाँ पर होता तो ये 27 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री पर ये बना हुआ है। तो वैसी स्थिति में जब सूर्योदय होता तो दिन और रात प्रायः बड़े और बराबर होते, कभी छोटा होता ना बड़ा होता। यानी ये सुविधा के लिए शिक्षक कोई शिक्षक आपको बता देता है कि ये नॉर्थ और ये साउथ है। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हल्का टेढ़ा दिखाई देगा, यानी नॉर्थ यहाँ पर दिखाई देता है, साउथ। अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर ग्लोब तिरछा दिखाई देगा कि धरती अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कभी भी अगर कोई कहता है कि नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है, तो समझे कि वो अपनी सुविधा को बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि धरती अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यही कारण है कि दिन और रात के साइज अलग अलग होने लगते हैं। अगर यहाँ रहता तो दिन और रात हमेशा बराबर हो। चलिए, लेकिन सुविधा के अनुसार जो बनाएगा उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा कहते हैं। इनमें कुछ बातें आपको जान लेनी है कि हर एक देशांतर रेखा धरती को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जबकि मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा यानी अक्षांश धरती को 2 बराबर, विषुवत रेखा जो अक्षांश है वही धरती को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि हर देशांतर रेखा धरती को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और यहाँ जो देशांतर रेखा है, जो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरा है। एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर है लंदन में, वहीं से होकर ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला से होकर गुजरा हुआ है। और जो भारत में गुजरा है वह है 82.5। ये देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरा है और यह भी 1 डिग्री पर ही खींचा जाता है। और इसी के आधार पर टाइम जोन बांटे गए हैं। हर 15 टाइम जो भी टाइम जोन होगा, हर 15 के बाद डिग्री के बाद एक टाइम जोन हो जाता है। और इस हिसाब से देखेंगे तो 24 जो होगा पूरा विश्व जो है 24 टाइम जोन में बांटा गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि हर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन बदल जाता है। कारण क्या है कि हर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। हर 1 डिग्री जब भी दूरी तय किया गया यानी आपने 4 मिनट की दूरी तय कर ली है। और हर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन बदल जाता है, यानी जहां जहां अधिक देशांतर रेखाएं, जिस देश में जितनी देशांतर रेखाएं अधिक पड़ेगी वहां टाइम जोन की संख्या अधिक कम हो सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूरा विश्व कितने टाइम जोन में बांटा गया है तो 24 में। ठीक है, क्योंकि 24 में अगर 15 से गुणा करते हैं तो 360 डिग्री आ जाता है और पूरा का पूरा 360। अगर 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाता है, यानी पूरा का पूरा जो ये पृथ्वी है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और ये जितनी बातें मैं बताता हूँ जरूर से नोट कीजिएगा, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो एग्जाम से पढ़े, वो सारे के सारी बातें एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। मैंने कहा ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है, ये महत्वपूर्ण डेटा है, इसलिए नोट करते चलेंगे जरूर से। चलिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं मैप उठाने वाला हूँ और जब मैप में इसकी मैं चर्चा करूंगा कि ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है और ये लॉन्गिट्यूड देशांतर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग को मैप दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आपके पास भी मैप हो तो ले ले, सुविधा हो। अगर फिजिकल मैप हो तो बहुत सुविधा है, अगर मैप
कोई भी नहीं तो फिर भी इंडिया का मैप आप खोल लेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको सुविधा होगी आपको समझने में। अब देखिए मैंने दो बातें आपको इसके बारे में बताया कि भारत का नाम, भारत कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है ये भी बताया, भारत आया कहां से है ये। अब देखिएगा भारत के पहले बाउंड्रीज की, सीमाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सीमाएं कहां। तो सीमाएं दो तीन तरीके से होंगी, सीमाएं तीन तरीके से बनती है। एक तो लैंड यानी सिर्फ जमीन की जो सीमा, दूसरा सिर्फ पानी से, और तीसरा ऐसी सीमा जो कि और मतलब जमीन भी होगा और पानी भी, यानी लैंड और वाटर दोनों से। तो सबसे पहले अगर मैप है तो मैप पर ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो आता है वो आता है पाकिस्तान, ये भारत से सीमा बनाता है, तो ये इसको मैंने किया 1 नंबर। इसके बाद जब जाते हैं तो दूसरा जो सीमा बनाता है वो है अफगानिस्तान। मैप को ध्यान से समझेंगे तो आपको कभी भी कोई भी एग्जाम हो, किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी कंडीशन, अगर जिसे मैप समझ में आ गया उसका 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। और जो मैप अगर किसी ने सोचा कि चलिए मैं डेटा ले लेता हूँ, उसे याद कर लेता हूँ, उससे बाद में जाके एग्जाम में लिख लूंगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो कृपया मैप को अच्छे से समझेंगे, चीजें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगी। देखिए ये पाकिस्तान, मैंने पहला नाम लिया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा यहाँ पर आ जाता हूँ चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा यहाँ म्यांमार, सातवां आपका हो गया बांग्लादेश। यहाँ देखिएगा पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। ये 7 देश, और भी कोई देश है जिसकी छूट तो नहीं, ये टोटल 7 देश है जो कि भारत के साथ क्या बनाते हैं, भूमि सीमा यानी लैंड बाउंड्री बनाते हैं। और जैसे मैंने बताया उसी तरह से याद भी लिख के समझ में आए। अच्छा एक और बात, कुछ लोगों को लगता है कि तिब्बत भी तो सीमा बनाती है, तिब्बत भी तो सीमा बनाती है भारत से, तो आपको मैं बता दूं कि तिब्बत कोई अलग से देश नहीं है, वो चाइना का ही हिस्सा है। और बहुत छात्र इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि तिब्बत भी तो बनाती है, यहीं से तो मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, तो पाकिस्तान भी जाती है और भारत भी आती है। तो याद रखिएगा तिब्बत का जो है वास्तव में चाइना का ऑक्युपाइड एरिया है, ये द्वंद्व का विषय है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी तिब्बत चाइना का हिस्सा है, कोई फ्री कंट्री को नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि टोटल 7 देश जो है वो भारत से बाउंड्री बनाता है, जिनमें सबसे बड़ा जो बाउंड्री बनाता है वह बनाता है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर है। अगर कभी आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा देश जो कि भूमि सीमा बनाता है भारत के साथ वह कौन सा है, बांग्लादेश है। और सबसे छोटा जो बनाता है वह है अफगानिस्तान। अब चूंकि यह भी विवाद का विषय है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था इस एरिया को, और यह हुआ भी था क्या कि उसने मैप ही गूगल में चेंज करा दिया गया था कि पाकिस्तान ने कहा था ये वाला एरिया मेरा अफगानिस्तान से जस्ट बाद वाला। तो वैसी स्थिति में अफगानिस्तान से भारत कोई बाउंड्री शेयर कर ही नहीं रहा। इसलिए पीछे की कुछ 2-3-4 सालों की बात करेंगे तो प्रश्न ऐसे आने लगा कि सबसे छोटा देश जो कि भारत से भूमि सीमा बनाता है, या कौन सा देश भारत से सबसे छोटी भूमि सीमा बनाता है, और अफगानिस्तान ऑप्शन से बाहर होने। तो वैसी स्थिति में आपका आंसर होगा भूटान। ध्यान रखना, अगर सबसे बड़ा पूछा तो इसमें बांग्लादेश आंसर हो जाता है, और सबसे छोटा पूछा और उसने कहा तो उसका ऑप्शन रहता है अफगानिस्तान, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। यदि ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है और भूटान है तो वैसी स्थिति में आपका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा आपका भूटान। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए 4 ऐसे देश हैं जिसमें आप, अच्छा इसका चाहे तो लास्ट टाइम में मैं आपको डेटा दे दूंगा, डेटा के साथ इसके साथ कितना एरिया बनाता है,
लेकिन जनरली डेटा में आपसे यही पूछा जाता है सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ये नहीं पूछा जाता है आप लोग से कितना बनाता है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट में भी अगर जाएंगे तो ये 699 किलोमीटर है और ये 4096 है और यहाँ पे आ जाते हैं 106 किलोमीटर के लगभग हमारे साथ से बाउंड्री बनाता है। फिर से ये 40,4096 किलोमीटर है और ये 699 किलोमीटर है भूटान के साथ और यहाँ पे ध्यान देंगे तो 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ये सिर्फ आप अपनी जानकारी के लिए रखें, अभी तक डेटा में इतना स्पष्ट नहीं है। एक्यूरेट डेटा बताइए कि कितना किलोमीटर बनाएगा। क्वेश्चन प्राय यही आता है कि बताइए कौन से देश सबसे बड़ी भूमि सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है या सबसे छोटा। कंट्रोवर्शियल जो है, जो आजकल प्रश्न विवाद में आया था, जब जो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान ने जब बाउंड्रीज पे ऑक्युपाई कर लिया था तो अफगानिस्तान का ऑप्शन करना बंद हो गया था। तो वैसी स्थिति में जो आंसर बस सारी बातें क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, आपको जैसे ध्यान दें तो क्या मैं ऐसे देशों की बात करने वाला हूं जो जमीन के साथ और पानी के साथ दोनों बना है। जरा क्षण भर के लिए सोचेंगे कि कितने ऐसे देश हो सकते हैं जो कि भारत के साथ जमीन और पानी दोनों के साथ बनाते हैं। अगर मैप है तो मैप को गौर से देखिए कि कौन सा देश है जो भारत के साथ जमीन और पानी दोनों के साथ बनाता है। चलिए इधर जो इजीली विजिबल है, जो आसानी से दिख रहा है, वो मैं बता दूं। म्यांमार जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है और वाटर बाउंड्री भी शेयर करता है। मैप में ध्यान से देखेंगे, जो कोने में भारत के कोने में जो मैप दिखाएंगे, जहां पे म्यांमार वैसा देश है जो भारत के साथ पानी यानी कि बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी भारत का हिस्सा, अंडमान निकोबार है, ये सब चीजें यहाँ से लैंड बाउंड्री, यहाँ से वाटर बाउंड्री यहाँ से। तो वो कहाँ पे देखेंगे, कोको आइलैंड है, वहीं पे भारत म्यांमार आता है। यहाँ पे देखेंगे कोको द्वीप समूह, ये जो कोको आइलैंड है इस पर कब्जा है म्यांमार। अपने मैप में देखेंगे तो कोको आइलैंड के ब्रैकेट में म्यांमार लिखा हुआ है और यही जस्ट नीचे हमारा अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। ठीक है, जहां पे लैंड लीफ, अंडमान निकोबार का लैंड लीफ आइलैंड है, ठीक है, जो कि अपने सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध भी है। सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये वाटर बाउंड्री, यहाँ भी वाटर बाउंड्री शेयर करता है, चैनल की तरफ यहाँ। अब दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश भी अपना वाटर बाउंड्री और लैंड बाउंड्री दोनों शेयर करता है। तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा शेयर करता है बाउंड्री, पानी का। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा शेयर करता है, किसी को पता हो तो सोच लीजिएगा। आजकल मोदी जी ग्रीक का हिस्सा सर, हिस्सा है जहां पे लोग मोदी मोदी चिल्ला के मोदी जी को बुलाने की कोशिश करते हैं और वो वास्तव में ये गुजरात से नीचे क्षेत्र, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र और यही पर भारत पाकिस्तान का बाउंड्री शेयर होता है, बॉर्डर बाउंड्री। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि ये टोटल लैंड बाउंड्री जो जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 15,106.7 किलोमीटर। टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो लैंड बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल जो है 15,106 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। जैसे मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ भूमि सीमा है, लैंड बाउंड्री है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर बाउंड्री। तो भारत में कितने राज्य हैं जो कि तटीय निर्माण, तटीय रेखा का निर्माण करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। फिर मैप नहीं देखेंगे हम। पहला जो आ जाता है वह है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा आपका तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा, 9 पश्चिम बंगाल। यानी भारत के कुल ऐसे 9 राज्य हैं। यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ऐसे 9 राज्य हैं जो भारत में तटीय रेखा का निर्माण करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट गुजरात,
क्यों इंपॉर्टेंट? तो यह सबसे बड़ा तटीय रेखा का निर्माण करता है, गुजरात। और कभी पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे जो छोटा है वह गोवा। कभी कभी जैसे कि आप कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चंस में ट्विस्ट लाया जाता है कुछ चीजों को फंसाने के लिए कि बच्चे का देखें कि किस लेवल तक अपना डेटा याद करके रखें। तो वैसी स्थिति में आपको क्या ध्यान देना है कि आपसे अगर पूछा गया कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा जल तटीय रेखा का निर्माण करता है, और आंसर में गुजरात ऑप्शन में है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में अगर ट्विस्ट करता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है गुजरात के बाद सबसे बड़ा तटीय रेखा का निर्माण करता है। अच्छा, एक और ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है रॉयल स्टेट। कुछ ऐसे बेसिकली अगर आंध्र प्रदेश को आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से, अगर देखेंगे किस तरीके से है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर जिले आ जाते हैं जो कि सीमा तय करते हैं। ये वाला तो जो है वो सीमा कर लेगा, लगभग 9 जिले ऐसे हैं जो तय नहीं करता है, तो समुद्र से तटीय रेखा निर्माण नहीं करता है, और ऐसे ही को रॉयल स्टेट कहते हैं। ध्यान देंगे, इसी तरह को रॉयल स्टेट कहते हैं, रॉयल स्टेट कहते हैं। अब इसलिए मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रॉयल स्टेट किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये कंफ्यूजन का हो सकता है, या भारत में रॉयल स्टेट क्या है, तो वो जिले हैं। रॉयल स्टेट कोई स्टेट नहीं है, रॉयल स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, यानी वो जिला है, ये भी याद रखना है। और किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है। और वो कौन से हैं जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं इसके साथ, समुद्री तट के साथ। आगे तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उस बातों पे आते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि जो लाइन खींची जाती है अक्षांश रेखा के पैरेलल, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, सॉरी अक्षांश रेखा कहते हैं। जो कि विषुवत रेखा के पैरेलल खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, यानी लैटिट्यूड कहा जाता है। मैच में देखिएगा तो 0 डिग्री यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है, मैच में 0 डिग्री यहाँ है, और जो भारत शुरू होता है वास्तव में वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और वो है इंदिरा पॉइंट। इन चीजों को ध्यान से समझेंगे। तो अगर ऐसे अगर आप चलते हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को मीटर यहाँ पर बना, ये अगर दिशा ज्ञान करते हैं तो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक है। तो भारत का ये मेन लैंड है, मुख्य भाग है, लेकिन भारत का जो वास्तव में दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर, और शुरू कहां से होता है, ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, और भारत जो है यहीं से शुरू होता है 6 डिग्री और 4 मिनट से, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कहीं पे लिंचिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, नाम वही है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि पाया जाता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूभाग यानी जो शुरू होता है, ये कहां से होता है, 8 डिग्री और वो 4 मिनट, तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है वह केप ऑफ केमोरिन के नाम से जाना जाता है, केप ऑफ केमोरिन। यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत के मुख्य भूभाग का, मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
मेनलैंड का पहला प्रश्न। तो वैसी स्थिति में आपका नाम, इसका नाम हो जाएगा केप ऑफ कैमोरिन, हिंदी में कैमोरिन अंतरीप। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूभाग हटा दिया गया है, तो वैसी स्थिति में जो इसका आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में सीधा ये नहीं पूछा गया कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सीधा पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वैसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोनों राज्यों में क्लियर कर लेंगे कि अगर भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग केप ऑफ कैमोरिन के नाम से जानते हैं, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है और ये दक्षिणतम पॉइंट है और यह तमिलनाडु राज्य में है, जबकि दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे ये वाला जो है ये यहाँ पर 36 है, 36.7, ये जो 36 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है, इसे याद रखेंगे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कॉल यह भारत का जो है यह उत्तरतम बिंदु है यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इसमें दूसरा वाली कोई बात नहीं, सीधे इसे रखें, याद करें। वो बोले फर्स्ट देखिए फर्स्ट में तो जो यहाँ पे जो दो बातें क्लियर यहाँ पे हो गई। अब मैं क्या कह रहा था कि इसी के पैरेलल जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी वो सब क्या होगी, अक्षांश रेखा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 23.5 डिग्री खींची गई है, तो अक्षांश रेखा ही होगी, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये दिखाई देगा आपको, कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। इसमें जो झारखंड निवासियों ने बहुत ये पता होगा कि रांची से होकर गया है कर्क रेखा, और रांची एक जगह है, वहां पे पीला रंग का एक पैच बना हुआ है, जहां पे उसको कहिए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो 23.5 डिग्री है, ये ध्यान रखेंगे। आप जब गुजरे तो जरूर एक बार सुनाएं कि आप कर्क रेखा से होकर गुजर। ठीक है, अब इस कर्क रेखा, प्रश्न आता है आपसे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। सीधा नहीं याद करेंगे 8 राज्य ऐसे नहीं, ये कंफ्यूजन का कारण हो सकता है। एक जोड़ी बनाकर, पेड़ बनाकर याद, तो कैसे, मैं चलता यहाँ से फिर ये 23.5 डिग्री पहले गुजरात से होकर गया, यानी पहला राज्य हो गया आपका गुजरात। दूसरा यहाँ से जब हम बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, लेकिन ये तीसरा हो जाएगा क्योंकि ये कुछ भाग इसका ऊपर का राजस्थान को भी छू लेता है, निकालेंगे यहाँ से तो राजस्थान। तो पहली जो जोड़ी बनेगी वो गुजरात और राजस्थान, ये पहली जोड़ी है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती, गुजरात और राजस्थान से। जो दूसरी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती, ये दूसरी जोड़ी हो गई। तीसरी जोड़ी है वह झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, ये दूसरी और ये तीसरी। और जो चौथी जोड़ी है यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे तो आपको त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जोड़ी है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखना, पहली जोड़ी गुजरात राजस्थान, दूसरी जोड़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तीसरी जोड़ी झारखंड वेस्ट बंगाल, चौथी जोड़ी त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ सामान सा तो काट कर हो, नहीं के चक्कर में काट। बहुत से लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं और मुझे लगता है कि इसको ट्रिक को याद करने बना के सामने खिला रहे हैं रोज में। ऐसे ही याद रखेंगे कि गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, तो आपको क्लियर हो जाता है कि कहां से होकर गुजरा है। ये क्लियर हो गया आपको कि देशांतर अक्षांश रेखा क्या है और उसमें गाढ़ा दाल कौन बनाता है?
हैवी गरम हो गया है। गेम खेलते हैं सर माइक बंद करवाइए ना सर। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर क्या? लीजिए। गेम खेलते हैं इसे ऐसा हम मुकेश, कहाँ खेलते हैं? अच्छा हम सबको म्यूट कर दे रहे हैं, हम सबको म्यूट कर दे रहे हैं। वेटिंग रूम इनेबल है क्या? नहीं। हाँ सर कंटिन्यू। अच्छा ये भी म्यूट हो जाएंगे तो फिर। अरे ये भी म्यूट हो गए। मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या है? सर मुझे आप म्यूट कर देंगे तो दुविधाएं पड़ नहीं 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 चले 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 नहीं 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 उन लोग अनम्यूट नहीं हो रहा था, मतलब उन लोग म्यूट कर दे रहा था ना, इसीलिए हम म्यूट ऑल कर दिए। ठीक है। अच्छा चीकू साहू आप म्यूट कर लीजिए ना, ऐसे क्लास में डिस्टर्ब होगा। हाँ सिर्फ सर को बोलने दीजिए। हाँ सर कंटिन्यू। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देशांतर रेखा की बात करें। मैंने कहा था कि वो रेखा है जो कि ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाया जाता है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ये बताया गया था। और 0 डिग्री कहां से होकर गुजरती है? तो ग्रीनलैंड इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और भारत में जो गुजरती है वह गुजरती है 82.5। ठीक है। और ये नाम आप एक बार में याद कर लीजिए, क्योंकि जहां से होकर गुजरती है उसका नाम है मिर्जा, और इससे प्रसिद्ध नाम आजकल वेब सीरीज में नहीं है, इसलिए याद रखेंगे मिर्जापुर से होकर ही गुजरती है। मिर्जापुर में भी एक पर्टिकुलर जगह है नैनी, ठीक है, वहां से ये 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। और जो भारत में देखेंगे यहाँ पर 68.7 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट। यहां से होकर भारत का ये देशांतरीय विस्तार है, भारत का ये देशांतरीय विस्तार है जो लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। कहां से? तो गुजरात से लेकर यहाँ 97 से अरुणाचल प्रदेश, और गुजरात में इसे हम लोग सर क्रीक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इसे वतांगू के नाम से जानते हैं। सर क्रीक याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान में विवाद का क्षेत्र, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में विवाद का क्षेत्र है सर क्रीक। और कुछ और भी नाम होंगे जिससे लोग जानते हैं, फेमस नाम कुछ और नाम से भी चले जाते हैं, जो प्रसिद्ध नाम है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। सर क्रीक, तो सर क्रीक आजकल प्रश्नों में है। सर क्रीक क्या है? तो भारत और पाकिस्तान में विवाद का क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब मैंने ये 30 डिग्री कहा है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी समझने की कोशिश करें। 30 डिग्री यानी मैंने पहले ही कहा था कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट जो है वो बदल जाता है। आज यानी 1 डिग्री देशांतर आप चले और 4 मिनट आपने क्रॉस कर, अगर कोई 30 डिग्री चला होगा तो 30 into 4 120 मिनट वो क्रॉस करे, यानी 2 घंटा वो देशांतर पे चला। यानी भारत में यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे के समय अंतर हो जाता है। इसीलिए भारत में टाइम जोन बनाया गया, ताकि उससे जैसे ग्रीनविच से बनाया जाता है वैसे ताकि पूरे विश्व का टाइम मिलाया जा सके। भारत में जो टाइम जोन बनाया गया वो मिर्जापुर को, मतलब यहाँ पर ये बनाया गया, और इसी से टाइम जोन मेजर किया जाता है। और इसी के आधार पर पता चलता है कि जो 0 डिग्री है उससे हम कितना आगे है कितना पीछे। अच्छा, इससे भी समझ लेंगे आप लोग कैसे पता चलता है कितना आगे। इसलिए थोड़ा मैं मैथ हटा देता हूं। जीरो डिग्री जो कि इंग्लैंड की बात है, 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री ये भारत की बात है, इंडिया की।
यहां से यहां तक, अब ध्यान देंगे यहां से यहां तक जब आप जाते हैं तो समय में आप आगे की हो जा रहे हैं, और जब 0 डिग्री से पीछे जाते हैं तो समय में आप पीछे की हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 15 डिग्री पर 60 मिनट या 1 घंटे का अंतर होता है। क्लियर है ये बात? हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कितने घंटे पे टाइम जोन बदलता है, तो हर 1 घंटे पे टाइम जोन बदलता है। जैसा मैंने कहा था कि हर 15 डिग्री पर टाइम जोन बदलता है, यानी हर 1 घंटे में टाइम जोन बदल जाता है। तो भारत में इस तरह से कितने टाइम जोन पड़ गए? 2। 30 डिग्री का आ गया तो भारत में कितने टाइम जोन हो गए? 2 टाइम जोन। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे यहां पहुंचना है, 82.5 डिग्री तक पहुंचना है। तो 15 में 5 से, 15 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आवर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाता है आपका 75 और ये हो जाता है आपको 5 आवर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस 75 डिग्री में अगर 7.5 ऐड कर देते हैं तो 82.5 मिल जाता है। ऐड कर देते हैं 75 में, ऐड कर देते हैं 7.5 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री 15 मिनट्स 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 7.5 बराबर कितना बराबर 30 हो जाएगा। तो यानी आपको इधर 5 आवर में 30 मिनट्स ऐड करना, तो ये टोटल हो जाता है 82 डिग्री और इधर करते हैं 5.5 घंटा। और यही कारण है कि आप ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को समझने। जो दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी मानक समय है, वो है जीडी, जिससे कि पूरी दुनिया का समय मेजर किया जाता है। और भारत में जो समय मेजर किया जाता है, जो कि मिर्जापुर होकर गुजरा है। मिर्जापुर कहां पर है? तो प्रयागराज में है। आजकल इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा है ये प्रयागराज में पड़ता है। और भी छोटी जगह की बात करेंगे तो मिर्जापुर में नैनी, मैंने मिर्जापुर को इसलिए हाईलाइट किया है कि ताकि याद रहे आज का चर्चा में। ठीक है, तो 82 डिग्री एंड हाफ से जो है वो पूरे भारत के टाइम मेजर किया जाता है। उसी को मेजरमेंट को बताने के लिए इस आधार पर भारत कितना आगे हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। और ये प्रायः प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत विश्व के मानक समय से वर्ल्ड टाइम स्टैंडर्ड से कितना आगे या पीछे है। तो याद रखेंगे 5.5 घंटा आगे है। और जब भी ये योग मैंने जो बनाया था, याद कीजिए ये विश्व रेखा है और भारत यहाँ, तो मैंने कहा जब भी अक्षांश रेखा को लिखा जाएगा तो वो नॉर्थ लिखा जाएगा। और क्योंकि 0 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो जब भी भारत के देशांतर को लिखा जाएगा तो एम तो होगा ही, लेकिन यहाँ से कौन सी दिशा है? ये ईस्ट है, पूरा पूर्व है। तो हमेशा 82.5 डिग्री के साथ NE लिखा जाएगा। जहां NE लिखा हो आप समझ लेंगे कि वो लॉन्गिट्यूड है, यानी देशांतर है। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ N लिखा है आप समझ लेंगे वो देशांतर अक्षांश है, यानी लैटिट्यूड। इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ हम लोग आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइलैंड्स क्या होता है तो ध्यान दें, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप और आइलैंड्स मतलब कि आपको आइलैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल ही जाऊं। आइलैंड का मतलब द्वीप होता है, सॉरी टू से द्वीप होता है। ठीक है, तो द्वीप यानी आइलैंड वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय वह पानी होता है जिसमें 3 हिस्से पानी, ये अंतर समझेंगे।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र पेनिनसुलर जो वह क्षेत्र है जिसमें तीन हिस्सा जो है पानी से घिरा हो और एक हिस्सा जमीन हो, वह इसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए भारत के निचले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। जबकि द्वीप यानी आइलैंड वह क्षेत्र होता है जो चारों तरफ पानी से, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि मैं कुछ आइलैंड्स के बारे में बात करता हूं। और ये अच्छा एक बात याद रखेंगे, भारत में जो आइलैंड्स है वो प्रायः कोरल रीफ से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति होता क्या है इसे भी जानिए, ये बड़ा मजेदार चीज है। वास्तव में प्रवाल जो है वह एक प्रकार का पानी का छोटा कीड़ा है, जीव ऐसे समझते पूरा। ये बना किससे हो, चीज से होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बना, ठीक है। आप मूवी वगैरह में देखते हो कि समुद्र के नीचे लोग गए और बड़ा खूबसूरत लाल पीला और कलर दिखाई देता है ना, वो कोरल रीफ ही है, वो प्रवाल भित्ति ही है, ठीक है। अब इसके साथ खूबी है जो इसकी वही इसके मौत का कारण है, समझे। ये बना होता है चूना पत्थर से और खाता भी चूना पत्थर। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये चूना पत्थर का बना होगा और खाता भी चूना पत्थर। तो अब पानी से कोई भी चूना पत्थर अगर मिलता है तो वो सॉलिड हो ही जाता होगा, कठोर हो जाएगा अगर पानी में चूना पत्थर डाला जाए। तो ये जैसे मरता है वैसे ही कठोर हो जाता है। चूंकि दूसरा प्रवाल भित्ति भी खाता चूना पत्थर है और मरा चूना पत्थर है, इसीलिए दूसरा वाला भी इसके ऊपर चढ़ जाता है और इनकी भी जब सीमा खत्म होती है तो ये भी मरते हैं और सबके किए हुए कार्य पुनः दोहराए जाते हैं। तो तीसरा जो ग्रुप बनता है वो इस तरह से इसके ऊपर चढ़ता है और यह ऐसा होता है कि धीरे धीरे एक बड़ी दीवार का निर्माण कर लेता है और इतनी बड़ी दीवार का निर्माण कर लेता है कि लोग इस पर घर बनाकर रहने लगे। और अंडमान निकोबार भी एक प्रवाल भित्ति ही है और इधर अगर लक्षद्वीप में देखेंगे तो लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति है और लक्षद्वीप तो पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति ही है। और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति अगर आपसे पूछा जाए कभी तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है इतना मजबूत है वो कि समुद्र की लहरें उसे तोड़कर नहीं ले जाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है। और ये प्रायः तलहटी क्षेत्र में ही जो कोस्टल एरिया है वही पाए जाते हैं ताकि वो सनलाइट इसको सनलाइट भी चाहिए होता है, इसीलिए तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक बड़ी अच्छी आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि अगर आपको पता करना हो कि तलहटी यानी कोस्टल कहाँ पे समुद्र के जो पानी है वो कम गहरा है और कहाँ अधिक गहरा है, तो आपको डूब कर अंदर जाकर पता लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कलर से पता लगा सकते हैं। और कलर से सबसे आसान तरीका है जहां देखिए कि पानी थोड़ा सफेद मैला दिख रहा है यानी आप कोस्टल एरिया में है, अगर पानी ब्लूइश यानी पीला दिखाई दे रहा है तो वैसी स्थिति में आप गहराई वाले क्षेत्र में तो कृपया समुद्र में डूब कर मापेंगे नहीं, ऐसे ही पता लगे। तो देखिए प्रवाल भित्ति भी समझ में अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कौन सा है तो ग्रेट बैरियर रीफ। अब आगे देखिए यहाँ पर ये अंडमान निकोबार दो भाग में बटा है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो अंडमान है और नीचे वाला जो है वो निकोबार है। अंडमान निकोबार में यहाँ पर दो आइलैंड की चर्चा करूंगा, एक प्रीपेरिश आइलैंड है और एक है कोको आइलैंड। प्रीपेरिश और कोको आइलैंड दोनों पर इसका क्या कहते हैं म्यांमार का कंट्रोल और इसी कोको आइलैंड के नीचे लैंडलेस और उसके बाद साउथ अंडमान नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान और इसके बाद आता है आपको पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन सा है ये यहाँ की राजधानी। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे ऊपर वाला जो है प्रीपेरिश आइलैंड है, उसके बाद कोको आइलैंड है। ये दोनों के दोनों आइलैंड जो है वो म्यांमार के कंट्रोल में। दोनों आइलैंड बंगाल की खाड़ी में ही है लेकिन दोनों पर किसका कंट्रोल है म्यांमार का। उसके बाद आता है कोको आइलैंड के बाद आता है लैंडलीफ जो है वो अंडमान का हिस्सा है, ठीक है। और ये अपने क्या कहते हैं प्रसिद्ध है सदाबहार वनों की। और इसी लैंडलीफ के पास अपोजिट में लैंडलीफ के जो अपोजिट जहां पर लैंडलीफ इसी के पास नारकोंडम
नारकुंडम ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? यह एक ज्वालामुखी है। और जब नीचे की तरफ आप जाते हैं यहाँ पर अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर के जस्ट ऊपर मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है। और मिडिल अंडमान के ऊपर जो है वो बैरन आइलैंड। ये क्या है? बैरन बैरन है, ठीक है। इसको बैरन द्वीप भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक का नाम है नारकुंडम और दूसरे का नाम है बैरन। तो लैंडलिफ के अपोजिट में नारकुंडम है और मिडिल आइलैंड के बीच जो कि साउथ ईस्ट अंडमान का एक पार्ट है, वहां पर बैरन। और ये दोनों ज्वालामुखी ही है और भारत में ये दोनों ज्वालामुखी पाए ही जाते हैं। अगर पूछा भी जाए कभी भारत में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो दो ज्वालामुखी है, पहला है नारकुंडम और दूसरा है बैरन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ हम ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ से जब आगे की यहाँ पर आते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड जो है, या कहीं न्यू मूर आइलैंड लिखा होता है, यह आइलैंड मैंने इसलिए चर्चा किया कि भारत और बांग्लादेश में विवाद का कारण है। यह जो न्यू मूर आइलैंड है, यह भारत और बांग्लादेश में विवाद का कारण है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक गंगा नदी के क्या कहते हैं आपको, हुगली, हुगली जिसे कि विश्व की बेवफा नदी कहते हैं, इसी नदी में गंगा सागर आइलैंड बना हुआ है। गंगा सागर आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। और गंगा सागर आइलैंड इस तरफ जो है ये न्यू मूर आइलैंड है और इस तरफ है गंगा सागर। दोनों कहां पर है? हुगली में। सबसे बड़ी बात, जब प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा सागर कौन सी नदी पर है और पहला ऑप्शन गंगा रहता है, तो मन बहुत करता है गंगा की ओर चले जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा वह हुगली नदी होता है। कौन सा होता है? हुगली नदी। और एक प्रश्न इसमें और बहुत पूछे जाते हैं कि डलहौजी पॉइंट कहाँ है। तो ये डलहौजी पॉइंट इसी गंगा सागर और न्यू मूर आइलैंड के बीच डलहौजी पॉइंट है और तीनों के तीनों आपके बंगाल के खाड़ी में पाए जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है। सबसे पहले बात कि कौन सा आइलैंड भारत और बांग्लादेश में विवाद का कारण है? Which island is the victim of the dispute between Bangladesh and भारत? That is न्यू मूर आइलैंड। ये न्यू मूर है। और डलहौजी पॉइंट कहाँ है? तो गंगा सागर और क्या कहते हैं न्यू मूर के बीच है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत में जो एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का जलीय जीव, जिसे हम लोग डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, वो मेनली कहाँ पाया जाता है? तो इसी गंगा सागर के डॉल्फिन को भारत का एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है। ये याद रखेंगे। वो गंगा नदी जो पटना वाली, उसमें भी डॉल्फिन पाए जाते हैं, आए तो इंडस में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी डॉल्फिन पाए जाते हैं, लेकिन वो वाला डॉल्फिन नहीं। ये पर्टिकुलर डॉल्फिन है जो कि गंगा सागर आइलैंड में पाए जाते हैं। कुछ पूछना है लोगों को? क्या हो रहा है? आ ही नहीं रहा है तो एक मिनट में आप लोग कुछ टेक्निकल इश्यू है, सॉर्ट आउट कर ले रही है। उल्टा लगा लिया। देखिए अरे कहाँ बुरा आवाज कोई नहीं आ रही। चलिए मैं शुरू करूं। चलिए। तो मैं सॉरी, उसमें तो टेक्निकल प्रॉब्लम थे, इसको कृपया इग्नोर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा था कि डलहौजी पॉइंट के बारे में, न्यू मूर आइलैंड के बारे में, गंगा सागर आइलैंड के बारे में। डलहौजी पॉइंट गंगा सागर और न्यू मूर के बीच में है, जबकि
न्यू मूर जो है भारत और बांग्लादेश में विवाद का कारण है, और जितने भी जो भी डॉल्फिन भारत के एक्वेटिक एनिमल है वो सभी के सभी इसी गंगा सागर में पाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान रखेंगे, ये पारादीप है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये ओडिशा में पाया जाता है, और चिल्का लेक ये भी ओडिशा में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जब मतलब मैं बीच के वो कुछ हिस्सों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक मैप यहाँ पे बताकर नीचे वाले में आना चाहता हूँ बीच में। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगर देखेंगे तो पेन चलेगा। भारत का निचला हिस्सा थोड़ा ऐसे उभर कर गया है। इसको मैं ज्यादा निकालने की कोशिश करूंगा ताकि आइलैंड को यहाँ पे बता सकूं। ये पंबन आइलैंड है, पंबन। ठीक है, पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद मैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा, मैं क्लियर इसको कराना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस श्रीलंका को रख लेते हैं, हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में भी छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें भारत में इस आइलैंड को राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है, जबकि राम सेतु ब्रिज, जबकि और जगहों पे पूरे विश्व में इसे आदम का पुल, एडम ब्रिज कहते हैं। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज कहते हैं। कौन सा है? जो यही पंबन द्वीप से लेकर यहाँ पर श्रीलंका तक जो आइलैंड के बने हुए हैं, इनको हम लोग आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज कहते हैं। और ये इसकी जो आकृति है आप ध्यान से देखेंगे तो धनुष रूपी है, इसलिए इसे धनुष कोडी भी कहते हैं। धनुष कोडी द्वीप भी कहते हैं। और इसी पे रामेश्वरम मंदिर है। ठीक है, रामेश्वरम मंदिर है और इसीलिए इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और इसके बीच में पाक जल संधि है। ये जो है पाक जल संधि है। बहुत अद्भुत बात कि पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। गलती से भारत पाकिस्तान मत लिख दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन में हो सकता है पहले ही रहे भारत और पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि पाक जल संधि किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और पाक जल संधि कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी में है, याद रखेंगे। ये मन्नार की खाड़ी है जिसमें पाक से जल संधि हुआ है। और पंबन द्वीप से, जिसे हम लोग धनुषकोडी और रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, पंबन द्वीप से जो छोटे छोटे द्वीप जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? तिलैया मन्नार। तिलैया मन्नार ये श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, तिलैया मन्नार तक, पंबन से लेकर तिलैया मन्नार तक जाने के बीच में जो भी छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं, उन्हें हम आदम का पुल या राम सेतु बांध भी कहा जाता है। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टम आजकल कर दी गई है। ध्यान रखेंगे, नई राजधानी कोलंबो को छोड़ के श्री जयवर्धने कोट्टम की तरफ जाएंगे। अभी इसमें जो मेन बातें मैंने बताई इसको रिकॉल कराता हूँ। आज इतना ही पे क्लास रोकने वाला हूँ। बहुत सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो जाने पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो कृपया इसे नोट करेंगे। अभी मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ, एक बार समझ लेंगे और उसके बाद इसे जब प्रॉपर एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के जो मैंने डेटा बताया है भारत के इंट्रोडक्शन में, अगर 100 प्रश्न है तो 50 प्रश्न आज की एक क्लास से आपका बनने जा रहा है। ध्यान देंगे कि भारत का जो ये उभरा हुआ भाग जो कि मन्नार की खाड़ी की तरफ है, उसे पंबन आइलैंड कहते हैं। पंबन आइलैंड को ही का रूप जो है धनुष की तरह है, इसीलिए इसे धनुषकोडी कहते हैं। और सब कुछ तमिलनाडु में हो रहा है जी, ये सब तमिलनाडु में है।
तो रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम को याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। रामेश्वर कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब इसी मंदिर के चारों तरफ घूमकर पढ़ने जाया करते थे, तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो रामेश्वरम मंदिर है, इस तरह से रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और इसमें रामेश्वर पुल है, ये वास्तव में एक पुल के माध्यम से यह द्वीप जो है और भारत से जुड़ता है, एक पुल के माध्यम से जुड़ता है, ठीक है। और रामेश्वरम मंदिर जाते हैं लोग, अस्थि विसर्जन वगैरह के लिए भी जाते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है। तो धनुषकोडी है, रामेश्वरम मंदिर और पंबन, एक तीनों का एक ही नाम है जो पुल से जुड़ता है। पंबन से तिलैया मन्नार, पंबन से तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार जो है श्रीलंका में पड़ता है। बीच में जो भी छोटे छोटे ये बने हुए हैं, क्या कहते हैं आप उसको, पुल कह ले, द्वीप कह ले, ये सभी द्वीपों को मिलाकर उसे हम लोग भारत में राम सेतु के नाम से जानते हैं और विश्व में इसे कहा जाता है आदम का पुल। और यह आदम का पुल जो जाना जाता है, और यह कहाँ पे है, तो मन्नार की खाड़ी में है। और मन्नार की खाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी क्लास में। तब तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको प्रॉपर रिकॉल करेंगे, चीजों को समझेंगे। आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक हो जाके उसे बनाएं, समझें, कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि 50% भारत का इंट्रोडक्शन मैं समाप्त कर चुका हूं। अगले क्लास में आएंगे तो 50% और समाप्त करूंगा। उसके बाद कोई भी बुक आप उठाएंगे, इंट्रोडक्शन से कोई भी चैप्टर आपका, क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए फिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, ये क्लास जो है वो कल भी इसी टाइम पे शेड्यूल रहेगा, और 5 ऑनवर्ड्स ये क्लास रहेगा। लिंक जो है वो अपडेटेड लिंक कल जो है, कल मॉर्निंग में सबको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक